नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD का पेपर नंबर 6 जिसका नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज़, और इसकी यूनिट नंबर 4 पर चर्चा होगी। इसके पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 3 इनको भैया अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जहां पर आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहां पर भी आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लिंक वहां पर भी आपकी शेयर कर दी जाती है। तो दोस्तों यूनिट 4 पर यहाँ पर चर्चा होगी। यूनिट 4 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। खास करके हमें क्या बनाना है, जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर शिक्षण की रणनीतियाँ बनानी है। कैसे कैसे हम उनको शिक्षण कराएंगे, इनकी रणनीतियाँ हमको बनानी है यूनिट 4 के अंतर्गत। और यूनिट 4.1 में वही चीज़ें आपकी कही गई कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इन छात्रों के लिए या इन छात्रों में व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल, इसके विकास करने के लिए शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होंगी, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 4.1 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत कौशल की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले व्यक्तिगत कौशल की। व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत कौशल में बच्चे का खाना पीना और व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो कौशल शामिल होते हैं, जहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके और अपने बुनियादी कौशलों के अलावा जो भी समुदाय का जीवन है वहाँ पर भी जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उनका उपयोग करके, उन कौशलों का उपयोग करके बेहतर रूप से जो भी शिक्षण है या बौद्धिक अक्षमता जो बच्चे की है, चाहे वो उच्च स्तर की हो या माध्यमिक स्तर की हो, हम उनको उनकी पहुंच तक यानी कि खाना पीना, कपड़ा पहनना, ब्रश करना, स्नान करना, जो उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, जो उनके ADL की एक्टिविटी हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, उनमें हम उन्हें सिखाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहाने और कपड़े पहनने में काफ़ी देरी दिखाते हैं, नहीं कर पाते हैं सही से, तो उनके स्तर को कम किया जा सकता है और पाठचर्या सामग्री के अनुसार प्राथमिक पाठचर्या को विस्तार रूप से शामिल करने में इसकी आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई भी पाठचर्या सामग्री बनाई जाती है, उसमें चम्मच से खाने वाली क्रियाएं, जैसे बच्चे कहीं पर जा कर के बोतल से पानी पी रहे हों, कपड़े कैसे पहनेंगे, चादर को कैसे मोड़ेंगे, चित्र के हिसाब से बच्चे को हम लोग कागज़ को मोड़ करके कवर करके, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम लोग बच्चे को गतिविधियां करवा सकते हैं। इन गतिविधियों में हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की सहायता करेंगे। मान लीजिए कोई चीज़ अगर चम्मच से हमें पकड़ा के बच्चे को खिलानी है, तो उसमें भी बच्चे का हमें फाइन मोटर कौशल देखना होगा, सूक्ष्म कौशल देखना होगा, जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो गतिविधि है उसको बेहतर बनाएंगे। ऐसे ही अगर हमें बच्चे को कपड़ा तहाना सिखाना होगा तो हम लोग उनके द्वारा भी बच्चे को कपड़ा तहाना सिखा सकते हैं। इसके लिए कपड़े को भी साथ में ले सकते हैं या कोई भी पेपर वगैरह हुआ उससे भी हम लोग कपड़े को तहाना सिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो बच्चे की डेली लिविंग एक्टिविटी हैं, जो उनके व्यक्तिगत कौशल हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग बढ़ावा देंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को नहीं तोड़ पा रहा है, तो हम उसको रोटी को तोड़ना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत आती है। वो बच्चा बॉटल नहीं खोल पा रहा है, पानी नहीं भर पा रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को उनके अनुसार अनुकूलित करके चीज़ों को सिखाएंगे। इसके अनुसार हम कह सकते हैं बच्चों के लिए जो भी अवसर हैं, खाने के अवसर, आमतौर पर सीखने के अवसर, अलग अलग अनुभवों के आधार पर, अलग अलग कौशलों के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर हम उन बच्चों को कौशल सिखाएंगे। इसमें जो उनका वातावरण है, मान लीजिए खाने का वातावरण क्या है, सुबह शाम क्या है ना। अगर बच्चे को हम लोग खाना खाना सिखा रहे हैं तो सुबह क्या खाया जाएगा, दोपहर को क्या खाया जाएगा, शाम को क्या खाया जाएगा और किस समय पर खाया जाएगा, वो सारी चीज़ें, इन गतिविधियों को हम उनके वातावरण में अगर सिखाएंगे, उनके स्थान पर ले जा कर के सिखाएंगे, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। हम ये तय करेंगे कि खाना बच्चा क्या खाना चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है। ऐसे ही हम कह सकते हैं उन्हें हम अक्षरों को सिखाएंगे, लिफाफे को बनाना सिखा सकते हैं और उनको प्रशिक्षण दे करके जो भी गतिविधियां हैं इनको बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग इनको नैपकिन का प्रयोग हुआ, तौलिए का प्रयोग हुआ, इनका प्रयोग करना सिखा सकते हैं और सामग्रियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सकता है, जिसमें मान लीजिए कि विद्यालय में कोई भी त्यौहार आने वाला है तो उसके बारे में बता सकते हैं। जन्मदिन, पार्टी, खेल दिवस, वार्षिक दिवस, इन सभी के समारोह के बारे में बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो सजावट की चीज़ें हैं वहाँ पर भी बच्चा व्यवस्थित रूप से भोजन और नाश्ते को कर सकेगा और जो बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर उसको हम उपयोग में ला सकेंगे। इन सभी चीज़ों में माता पिता और जो और परिवार के सदस्य होंगे, इन गतिविधियों में हम उनको भी शामिल करेंगे। इनको शामिल करने के बाद में कह सकते हैं कि इनके लिए जो भी सामग्री है उसका प्रयोग करेंगे और बच्चों के स्तर को देखते हुए उनकी बैठने की व्यवस्था और इन बच्चों के लिए जो भी कह सकते हैं गतिविधि के चरण हैं उनको हम लोग कार्य विश्लेषण करके तोड़ करके सिखाएंगे। एक शेपिंग और चेनिंग और मॉडलिंग के द्वारा सिखाएंगे और जो भी इनका लक्षित व्यवहार होगा, बच्चे को जब हम अभ्यास कराएंगे, अभ्यास करा करके बच्चे को नए नए अवसर जो है वो प्रदान करेंगे। इसमें दैनिक जीवन के क्रियाकलाप और आत्म देखभाल और जीवन कौशल जो है उसके द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कौशल अपने निःशक्त बच्चों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है यहाँ पर क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं यहाँ पर बहुत ही देरी दिखाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए हमारा प्रमस्तिष्क पक्षाघात का बच्चा हुआ या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हुआ, तो इनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके इन्हें चीज़ों को अनुकूलित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके शेपिंग, चेनिंग, मॉडलिंग का प्रयोग करके हम बच्चे को बेहतर वातावरण में सीखने के लिए बेहतर कह सकते हैं समझ दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि बच्चे का स्तर क्या है। मॉडलिंग करके अगर हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, प्रतिरूपण के द्वारा अगर हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या हमारी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी और बच्चे के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को श्रृंखलाबद्ध तोड़ करके अक्सर चरण बाई चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप चरण से एक चरण से दूसरे चरण को जोड़ते हुए हम लोग चीज़ों को सिखाते हैं। यहाँ पर बच्चा के जो पिछड़ा कौशल है वो बेहतर रूप से छोटे छोटे चरणों में अगर हम तोड़ के चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा और निर्देशन और मॉडलिंग का प्रयोग करेंगे, बच्चा बेहतर सीखेगा। इसके बाद में आपका व्यक्तिगत कौशल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक कौशल की। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे सामाजिक कौशल की।
आप किसकी बात करेंगे? सामाजिक कौशल की। तो सामाजिक कौशल के अंतर्गत एक दूसरे के साथ बातचीत और संवाद करने के लिए जो चीज़ें उपयोगी हैं, उन कौशलों का सेट जो है उसको परिभाषित किया जाएगा। इसमें जो भी कौशल होंगे, दैनिक संपर्क होंगे, उनको शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो सामाजिक कौशल है वहाँ पर बातचीत का कौशल हुआ, संवाद करने का कौशल हुआ। इन सभी चीज़ों के द्वारा बच्चा, हम कह सकते हैं, मौखिक और अशाब्दिक व्यवहार जो है वो बच्चे का देखा जाता है। विशिष्ट सामाजिक संदर्भ, जहाँ पर बच्चा धीरे धीरे करके सीखने का जो कौशल है उसको बेहतर बनाता है। इसकी संस्कृति और इसके एजेंडा को काफ़ी प्रभावित करता है। इसके प्रति प्रतिक्रियाएं क्या हैं, बच्चों के कौशल और अनुकूली व्यवहार को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ परिवार, पड़ोस और इसका जो वातावरण है, इस वातावरण को प्रभावी बनाया जाएगा। सामाजिक लक्षणों को देखते हुए जो भी सामाजिक वातावरण है उसमें अंतःक्रिया करके उसकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से उसका कार्य कराया जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं जो भी विपरीत लिंग है उसके साथ में कैसे व्यवहार हो रहा है। सूक्ष्म और लगातार सीखना बच्चे के लिए किस प्रकार से है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। क्या करेंगे? जो भी विकासशील की गतिविधियां होंगी उनको हम मेल जोल बना करके उनको हम अवसर प्रदान करेंगे। जो भी समूह होगा उनकी गतिविधियों में छात्रों को शामिल करेंगे और जो भी दैनिक जीवन होगा उनके कौशलों को निर्देशित करके उन्हें बेहतर बनाएंगे। इसके लिए जो भी सामाजिक कौशल हैं वो बच्चे का बेहतर बनाएंगे। जो भी मौखिक कौशल हैं उसको हम बेहतर बनाएंगे। और ख़ास करके जो भी अलग अलग वातावरण है बच्चे का, अलग अलग वातावरण में मान लीजिए बच्चे को हम पहले विद्यालय के कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर या असेंबली में या घर पर, घर के बाहर, घर के, तो अलग अलग वातावरण में हम बच्चे को बोलने का कौशल जो है वो बेहतर बनाएंगे। सामाजिक कौशल जो है उसको बेहतर बनाएंगे। प्रयासों के द्वारा बच्चे में मदद करेंगे और उसको जो भी स्वीकार होगा उसके हम स्वीकार को और बढ़ावा देंगे। बच्चे को पुनर्बलन देंगे और विशेष रूप से बच्चे को सीखने के लिए जो भी अनुमति है टिप्पणी करेंगे और साथ ही साथ मॉडलिंग के द्वारा और स्वीकृति के द्वारा इनको बेहतर बना सकेंगे। इसमें सामाजिक कहानियों का उपयोग किया जाएगा। इसके प्रति जो भी बौद्धिक अक्षमता है, जैसे दिव्यांग बच्चों को सामाजिक कौशल सीखने के लिए या इसकी स्थिति और कह सकते हैं कठिन परिश्रम में जो भी कहानियाँ हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, इन पर हम प्रकाश डालेंगे। और कार्यों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग बच्चे को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं उसकी प्रतिक्रिया बेहतर कर सकते हैं और इसकी अनुशंसा करते हुए कहानियों और दृश्यों के माध्यम से हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रणनीतियों में शामिल की जाएंगी। इसके बाद में आपका 4.2 है। इसके अंतर्गत क्या है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका पाठचर्या सामग्री की बात होगी और पाठचर्या सामग्री की जो बात होगी, पाठचर्या, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, पाठचर्या सामग्री की बात होगी तो उसके तहत हम कह सकते हैं जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनके अनुकूलन के लिए, इनके एडेप्टेशन के लिए या इनके अनुकूलन के लिए जो पाठचर्या सामग्री है इसमें पढ़ाने की रणनीतियाँ क्या होंगी, इन पर हम लोग बात कहेंगे कि जब हम ऐसी बात करते हैं जहाँ पर पाठचर्या सामग्री की बात हो, खास करके हमारे जहाँ पर बौद्धिक अक्षम बच्चे हों और उनको पढ़ाने के रणनीतियों की भी बात हो, कार्यात्मक शिक्षाविदों को पढ़ाने की रणनीतियों की बात हो, तो हम कहेंगे कि देखिए जब भी बच्चे को हमें सिखाना है तो हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनकी सबसे पहले हमें क्षमता जाननी होगी और इनके लिए हमें समावेशी रणनीतियाँ बनानी होंगी, जैसे कि हम लोग सभी बच्चों को उन रणनीतियों के द्वारा बेहतर सिखा सकें और सीखने में वे रणनीतियाँ सहायता करें।
बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी समूह होंगे उनमें उपयोगिता लाएंगे और जो भी बौद्धिक अक्षम छात्र हैं इनको यहाँ पर शामिल करेंगे। इसके लिए जो भी कौशल हैं उनका अभ्यास करा करके उनको हम बच्चे को अवसर प्रदान करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। जो भी पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले जो भी सूचियां हैं उनको हम बनाएंगे और हम उसको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे। इसमें हम लोग जो भी अध्ययन है उनका अध्ययन को करा करके हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं और जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके दिशा निर्देशों को बेहतर बनाएंगे और लिखित जो भी या मौखिक जो भी चीज़ें हमें साझा करनी है हम उनको साझा करेंगे। और इसमें क्या होगा, हम उनको सहायक तकनीकों का उपयोग करके मौखिक और लिखित चीज़ों को साझा करके और ब्लैक बोर्ड हुआ या हम कह सकते हैं चार्ट हुआ, अवधारणा मानचित्र आरेख हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित रखेंगे। इनसे हम लोग बच्चे को सिखाएंगे और जो भी तकनीकियाँ होंगी उनकी भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे जिससे कि छात्रों की आवश्यकता का पता चल सके और छात्र को हम लोग बेहतर रूप से सिखा सकें। जो भी हमारे व्यक्तिगत बौद्धिक अक्षमता वाले जो छात्र हैं इनकी शिक्षण रणनीतियों से इनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें बच्चे का अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे में अटेंशन है, बच्चा अगर चीज़ों को देख रहा है, उनके प्रति करने के लिए तत्पर है, तब बच्चा बेहतर कार्य करेगा और हम तब क्या करेंगे, बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को तोड़ करके बताएंगे और सिखाएंगे। जब हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को बताएंगे, तोड़ करके सिखाएंगे, तभी वो बच्चे महारत हासिल कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो भी प्रगतिशील चरण हैं, सीखने के दृष्टिकोण हैं, इनको हम बेहतर बना सकते हैं। दूसरी ओर हम लोग कह सकते हैं बच्चे को हम लोग मौखिक निर्देश के द्वारा, बच्चे को हम लोग मूर्त सामग्री के द्वारा आगामी जो भी शिक्षण विधियां हैं इनको हम बेहतर बनाएंगे और बच्चे को सिखाएंगे। और जो भी सीखने के कौशल हैं बच्चे के बेहतर हो सके, इसके लिए जो भी बच्चे का सीखने का तरीका है, इसकी जो जानकारी है, इसको हम बेहतर बना करके बच्चे को कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सीखने का बेहतर नियम जो है वो हम लगा सकते हैं, बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनके सीखने का माहौल तैयार करेंगे और जो भी दृश्य सहायक सामग्रियां हैं इनका उपयोग करेंगे। इसमें ये जो दृश्य सहायक सामग्रियां हैं इनके द्वारा मदद ले करके हम बच्चों के व्यवहार को बेहतर बनाएंगे, उसके मानचित्र और आरेख का उपयोग करके उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेंगे और संसाधन को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए कह सकते हैं बच्चे की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया है ये प्रदान होगी और जब तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रदान होगी बच्चे को, तो वहाँ पर शिक्षक और जो इसके बीच का जो संबंध है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी बौद्धिक अक्षम बच्चों की पाठ्यचर्या सामग्री में अनुकूलन के लिए किन किन चीज़ों का हम अनुकूलन करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना यूनिट 4.3 की। 4.3 में कौन कौन सी चीज़ें हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें आपका 4.3 में बहुत ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपका है ABC मॉडल, यानी कि कार्यात्मक मूल्यांकन का ABC मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस में हम लोग 3 चीज़ों को देखते हैं, अभी मैं इनको बताऊंगा आपको। हम कह सकते हैं जब भी कार्यात्मक व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा तो सबसे पहले बच्चे के जो लक्षित व्यवहार है उसका पहचान किया जाएगा, उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा और बच्चे के लिए जो समर्थन है उनके कारकों को, उनके उद्देश्यों को, उनके प्रयासों को बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन एक शिक्षण योजना को सूचित किया जाएगा और छात्रों के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवहार को विकसित किया जाएगा, इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। उसके लिए बच्चे में जो भी कार्यात्मक शिक्षण प्रणाली है
जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको ABC। तो ABC में क्या होगा, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। तो हम लोग एंटीसीडेंट में क्या करते हैं, कहते हैं पूर्ववर्ती कारक, यानी कि बच्चे ने जब लक्षित व्यवहार, जो उसका व्यवहार था, जब उसने उसको प्रदर्शित किया तो उस समय वातावरण क्या था, उस समय बच्चा क्या कर रहा था, किस व्यवहार के कारण उसने अपना जो ये व्यवहार था, जो कह सकते हैं बच्चे ने नकारात्मक व्यवहार किया, वो किस परिस्थिति में किया, पूर्वपद कारण क्या था, पूर्ववर्त कारण क्या था, इसको हम लोग देखते हैं। बिहेवियर यानी कि जब उसने ये कारक उत्पन्न किया तो इसका बिहेवियर क्या था, उसका कह सकते हैं कि व्यवहार क्या था, सकारात्मक व्यवहार था, नकारात्मक व्यवहार था, ये किस प्रकार से उसने अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए खतरे को भांपा, और भैया कह सकते हैं कि उसने अपना कौन सा व्यवहार किया और कैसा व्यवहार किया, समस्या का जो भी व्यवहार किया वो कैसा किया, और उस व्यवहार को करने के बाद में परिणाम क्या होकर के आया, यानी कि परिणाम क्या निकला, जिससे कि हमने ये देखा कि बच्चा कौन कौन सी नकारात्मक चीज़ें कर रहा है, सकारात्मक चीज़ें कर रहा है, और व्यवहार का प्रदर्शन आखिरकार कब और किस समय कर रहा है। तो ये आपका एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस के अंतर्गत निकल के आता है, जिसको हम लोग ABC मॉडल कहते हैं। ये अपेक्षाकृत काफ़ी मॉडल सरल होता है, इसलिए इसका बहुत सारे लोग उपयोग भी करते हैं, और अंतर्दृष्टि ये प्रदान कर सकता है, व्यवहार का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि हमने व्यवहार के पहले का कारण, व्यवहार के समय का कारण और व्यवहार के बाद का कारण, एंटीसीडेंट यानी कि पहले का कारण, परिणाम क्या हुआ, व्यवहार कैसा हुआ ये, और उसके बाद में क्या लक्षित व्यवहार आया, इस पर हम लोगों ने बात किया, परिणाम क्या निकला। तो ये इन सारी चीज़ों का कह सकते हैं कि समावेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो बच्चे का मूल्यांकन करना, बच्चे के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन, और दूसरे शब्दों में जो बच्चा समस्या व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों में हमको क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यह अवलोकन का एक सरल तरीका है। इसमें हम व्यक्ति को अनुमति दे करके स्पष्ट रूप से अवलोकन करके जो भी सूची है उसको तैयार कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं, और बच्चे को हम लोग अंतर्दृष्टि प्रदान करके बेहतर बना सकते हैं। हम लोग टोकन प्रणाली भी, टोकन इकोनॉमी टोकन प्रणाली भी हम लोग उपयोग में लाते हैं, यानी कि जो भी शिक्षक है उसके साथ में अगर बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो टोकन प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ऐसी रणनीति अपनाई जाएगी जिसमें छात्र को एक निर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम को पूरा करने पर टोकन प्राप्त कराया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई कार्य बच्चे ने किया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बच्चे को एक टोकन दे देंगे और बताएंगे कि भैया इस टोकन से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो बच्चे को हम क्या करेंगे, टोकन दे देंगे, जिसके आधार पर जो भी टोकन है उससे जो भी उसका पुनर्बलन है वो अपना पुनर्बलन उस टोकन से प्राप्त कर सकेगा। इसमें कह सकते हैं इससे व्यवहार जो बच्चे का है वो भी बेहतर होगा, और जो टोकन प्रणाली है इससे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं बच्चे का जो लक्षित व्यवहार है वो बच्चा अनुबंधित कर सकेगा, बेहतर बना सकेगा। बच्चे का जो भाषा व्यवहार है वो भी बेहतर बना सकेगा। इसकी जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सकेगा, यानी कि अति सुधार में भी बच्चे का हस्तक्षेप करके जो भी कौशल हैं उनको विकसित करना। जो हमारे आईडी बच्चे हैं या ऑटिज़म बच्चे हैं या इनमें जो समस्या है उनको दूर करना। जैसे मान लीजिए बच्चा कूद रहा है, शैक्षिक गतिविधियों में पीछे है, तो इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाना। इसमें हस्तक्षेप ला करके इनको हम लोग पुनर्बलन और सकारात्मक चीज़ों के द्वारा इनको अभ्यास करा करके बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका यूनिट 4.4 आएगा, जिसके अंतर्गत
विभिन्न स्तरों का समूह शिक्षण, विभिन्न स्तरों का समूह शिक्षण, इसकी बात होगी। इसके तहत जो भी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं इनकी बात होगी। साथ ही साथ टीएलएम की यहाँ पर बात होगी और किसकी बात होगी, आईसीटी की बात होगी। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईसीटी हम लोग जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अगर हिंदी में बात करें तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे यूनिट 4.4 के अंतर्गत। तो जब भी हम लोग बच्चों के स्तर और समूह शिक्षण की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए समूह शिक्षण में भी बच्चे को सीखने के अवसर मिलेंगे और बच्चा विचारों को सुनकर उनकी प्रतिक्रिया दे सकेगा, उनका जो अवसर है वो बेहतर कर सकेगा। व्यक्तिगत जो धारणाएं हैं उनके द्वारा अवगत करा करके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर बनाना, और कह सकते हैं इंटरैक्टिव चीज़ों का आदान प्रदान करके जो भी व्यापक चीज़ें हैं इनको बेहतर बनाया जा सके। और इसके अलावा जो भी सहयोगात्मक सीखने के अनुभव हैं उनके सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल को सुगम बनाएं, जिससे कि बच्चा अभ्यास करके चीज़ों को बेहतर रूप से सीख सके। हम कह सकते हैं अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की, तो हम कहते हैं कि भैया जो आपका प्राथमिक विद्यालय बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो सबसे पहले बच्चा पूर्व प्राथमिक में यानी कि प्री प्राइमरी में पढ़ने जाएगा, जहाँ पर बच्चे की आयु 3 से 7 वर्ष की होगी। तो कहेंगे कि बच्चे के लिए जो भी उनके साथी हैं उनसे बातचीत करना, बच्चे की उसका सामाजिक कौशल, भाषा कौशल उसमें सुधार करना, बच्चे का तार्किक और जो भी कौशल हैं वर्णमाला या गणितीय अवधारणाएँ बच्चे को इनसे परिचित कराना, और बच्चे को पर्यावरण का पता लगा करके चीज़ों को प्रोत्साहित करना सिखाना। मेन होता है इस एज में बच्चे का गामक कौशल का विकास, यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल का विकास करना, जिसमें बच्चा व्यायाम करके, शारीरिक व्यायाम करके और गतिविधियों के द्वारा बच्चा बेहतर रूप से सीख सके और बेहतर बन सके। इसमें जो भी खेल आधारित गतिविधियां हैं इनको बेहतर बनाया जाए, जो भी सामाजिक बातचीत है इसको बढ़ावा दिया जाए, और जो भी स्कूल की तैयारी है इसको विकसित करके सीखने के नए अवसर बच्चे को दिए जाएं। ऐसे ही बच्चे का कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट लेवल पे बच्चा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चा जा रहा है, तो वहाँ पर भी बच्चों की ज़रूरतें और उनकी जानकारी तक पहुँच को विकसित करेंगे। किसके द्वारा? हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन के द्वारा, यानी कि CCE के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जो भी बच्चों के सीखने के विकासात्मक जो भी प्रदर्शन है इनको बेहतर बनाने के लिए हम लोग CCE का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर बच्चे का कॉन्टिन्यूअस जो है और इवैल्यूएशन बच्चे का किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे का सीखने का माहौल तैयार किया जाएगा। बच्चे के लिए जो भी सीखने की बातें हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा और गतिविधियों और सामग्री को शामिल करते हुए बच्चे में बेहतर जो सीखने के अवसर हैं वो प्रदान किए जाएंगे। इसमें सीखने की बच्चे को ज़रूरत क्या है, उसके लिए जो सामग्री वहाँ तक बच्चा कैसे पहुँचेगा, और भेदभाव जो आ रहा है उसको दूर करना, उसको अलग करना। इसके लिए कह सकते हैं बच्चों की स्तर, रुचियाँ, इनको देखते हुए संतोषजनक चीज़ों को बनाया जाएगा, और समान तौर पर कह सकते हैं कि बच्चों की रुचियों को देखते हुए और बच्चों के अक्सर जो चीज़ें कह सकते हैं ऐसे भी हम लोग कि बच्चों को पहचानते हुए उनकी आयु स्तर, इनको सबको देखते हुए, उनकी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए वातावरण के अनुसार चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा और व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं वो बच्चों को दी जाएगी। इसमें जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी कि TLM है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चे अटेंशन में भी सक्रियता दिखाते हैं, ऑटिज़म होते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे का अटेंशन नहीं होता है, तो इनको सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात चरणों को तोड़ करके कराएंगे। कुछ चीज़ें बहुत ही आपके लिए बिल्कुल
कॉमन चीज़ें हैं। ऐसे वातावरण या ऐसे बेहतर वातावरण का प्रदर्शन करेंगे जहाँ पर चार्ट, चित्र, ग्राफ और दृश्य सहायता सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा हो। बच्चे की प्रगति का हम लोग प्रयोग करेंगे और चार्ट का भी उपयोग करेंगे। इसके द्वारा जो भी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है वो बढ़ेगा। जो बच्चे हैं उनके परिणामों को बेहतर बनाया जा सकेगा। जो भी अमूर्त चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाया जा सकेगा और छात्रों के लिए जो भी सीखने के कौशल हैं उनकी अवधारणा को बच्चे को सिखा करके कह सकते हैं कि जो भी पुरस्कार हुआ, सहायक तकनीकियाँ हुई, इनके द्वारा चीज़ों को उपयोगी और बेहतर बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी का क्यों प्रयोग किया जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, तो उसमें भी जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के जो सीखने के लिए जो भी सहायता प्रौद्योगिकी है, जो भी बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी है, सहायता में बच्चों के लिए सहायता लाने के लिए उनका हम लोग प्रयोग करेंगे। जब सहायक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, उन तकनीकों का प्रयोग करेंगे जहाँ पर बौद्धिक अक्षम बच्चा बेहतर रूप से सीख सके और जहाँ पर संज्ञानात्मक, शैक्षिक और ये जो सीखने की चुनौतियाँ हैं इससे बच्चा उबर सके, बेहतर बन सके। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक उपकरण, इसका प्रयोग किया जाएगा। उपकरण ऐसे हों जो बच्चे को नियमित रूप से उसके विकास में बढ़ावा दें और सहायक तकनीकी का उपयोग किया जाए। जो भी सहायक प्रौद्योगिकी बनाई जाएगी वो सॉफ्टवेयर और जो भी उपकरण होंगे उनके द्वारा बनाई जाएगी। और कह सकते हैं कि सहायक प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन भी किया जाएगा। आखिरकार बच्चों के लिए कितनी ये लाभकारी हैं इनको भी देखा जाएगा और प्रभावी सीखने के तरीके बनाए जाएंगे। सतत प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहायता तकनीकी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए, माता पिता भाई बहनों को कह सकते हैं कि शिक्षकों पर निर्भरता को कम करने के लिए, बच्चे को बेहतर बनाने के लिए, जिससे बच्चा आत्मसम्मान की प्राप्ति कर सके और जो खास करके जो हमारा बौद्धिक अक्षम बच्चा वो स्वयं से चीज़ों को सीख सके। सहायक तकनीकों के द्वारा बच्चे को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये आपका चाहे PWD एक्ट हो उसमें भी बच्चों के लिए चीज़ें बताई गई, उसमें भी चार्ट, कट पेस्ट, लेखन कौशल की सहायता जो थी बच्चों की उस पर ध्यान दिया गया। और कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में गतिविधियों को बेहतर बनाया जाए। सहायक उपकरणों के द्वारा हम लोग बच्चे को पुनर्वास भी करवा सकते हैं और चिकित्सा भी बच्चे को बेहतर रूप से प्रदान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 4.4 था वो भी समाप्त होता है। अब हम लोग भैया बात करेंगे, लास्ट यूनिट है 4.5। सभी मित्रों तक भैया एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो भी विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन है, चाहे वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन हो या जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या जिसको हम लोग बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन हो, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और CCE के बारे में भी विस्तार रूप से यहाँ पर बात करेंगे। इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। और तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, और उसके पहले भी हम लोग बात करते हैं थोड़ा मूल्यांकन की। आखिरकार मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो कहते हैं मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, बच्चे ने कहाँ तक प्राप्त की, उसके लिए जो कार्यक्रम बनाए गए कितने लाभकारी रहे, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे वो आपका विश्व अनुदान आयोग हो, सभी स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक हो, प्री प्राइमरी हो, सभी स्तर पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ पर बच्चे की शैक्षिक लक्ष्यों का हम लोग पता कर सकें और बच्चे को हम लोग उनकी सफलता के बारे में जान सकें, सुनिश्चित कर सकें कि बच्चे का सफलता कौशल क्या है, बुनियादी कौशल क्या है। और जो भी बच्चे का प्रवेश है
उसकी अवधारणा को बेहतर बनाया जा सके, छात्रों के लिए अनुभव को प्रदान किया जा सके और शैक्षिक और व्यक्तिगत जो भी लक्ष्य हैं वो बेहतर बनाए जा सकें मूल्यांकन के द्वारा। इसमें आपका एक आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम कहते हैं ये आपका एक लघुकालीन या लघुकालीन कह सकते हैं या एक छोटा मूल्यांकन होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको साल भर में हम लोग कईयों बार बच्चे को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्ट समाप्त हुआ, हमने फिर से बच्चे का इवैल्यूएशन कराया, मूल्यांकन कराया। इसमें क्या होगा कि बच्चे की सीखने की जो निगरानी है हम बराबर रख रहे हैं। बच्चे के जो उद्देश्य हैं, बच्चा कहाँ तक सुधर चुका है, इस पर भी हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आमतौर पर जो परिणाम हैं उनका भी उपयोग करके चीज़ों को बेहतर बनाना और कह सकते हैं कि शिक्षण की विधियों के द्वारा उपचारात्मक कार्यों को और इसका फीडबैक भी दिया जा सकता है कि बच्चा कितना सीखा और कितना अभी तक नहीं सीखा, बच्चे ने कहाँ तक कार्य किया है और उसमें हम कितना और सुधार कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिव। और सबमेटिव में हम कहेंगे ये आपका एक अंतिम मूल्यांकन होता है, जहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद में बच्चे की जो उपलब्धि होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि पूरे वर्ष के दौरान बच्चे ने कितना सीखा। ये मूल्यांकन हम बदल नहीं सकते। इसमें मूल्यांकन में जितनी भी चीज़ें बच्चे की निकल के आ रही हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो भी आइटम या कार्यक्षेत्र होगा, बच्चे को हम लोग सतत प्रक्रिया ये नहीं होती है, एक प्रकार की सतत प्रक्रिया नहीं होगी। यह बच्चों की जो भी सामग्री है उसमें कितनी महारत हासिल बच्चे ने की है, इसका ही केवल चीज़ों को, इनकी चीज़ों को बता पाता है। ऐसे ही आपका CCE यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताए जाते हैं आप लोग ज़रूर याद कर लिया कीजिए। तो CCE यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ये भी एक प्रकार का आपका मूल्यांकन है, जहाँ पर बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जाता है। उद्देश्य क्या होंगे कि सभी पहलुओं में बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। बच्चे की कौशल की क्षमता, बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और बच्चे को बेहतर बनाया जाए। बच्चे के लिए जो भी तनाव है, दबाव है, उसको हम लोग क्या कर सकें, कम कर सकें, और जो भी प्रशिक्षक हैं वो बेहतर रूप से बच्चे के साथ में कार्य कर सकें। विशेषताएं क्या होती हैं CCE की, तो कहेंगे कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण बनाया जा सकता है, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा, कॉन्टीन्यूअस मूल्यांकन किया जाएगा, और जो अधिगम शिक्षण योजनाएं हैं उसको बनाने के लिए भी मदद में आता है। ये बच्चे का सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है, जहाँ पर बच्चे के सभी प्रकार के जो विकास हैं वो कराए जा सकते हैं। इसमें जो बच्चे की शैक्षिक मूल्यांकन है वो भी किया जा सकता है, बच्चे का शारीरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को सर्वांगीण विकास में जो जो चीज़ें मूल्यांकन के दौरान आती हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों के जीवन कौशल को, सेल्फ हेल्प स्किल को, बच्चों की अनुभूति को, रचनात्मक सोच को, समस्या समाधान को, इसके द्वारा हम बेहतर बना सकते हैं। और बच्चे को हम लोग कह सकते हैं कि वाद विवाद करके, खेल कूद करके, ड्राइंग करके, योगा करके, कहानी के द्वारा हम लोग बच्चे का बेहतर विकास कर सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रयोग करके। कॉन्टीन्यूअस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में नई चीज़ों का समावेशन किया जाएगा। जो बच्चे की प्रगति होगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चों की कमजोरी और ताकत का पता लगाया जाएगा, और बच्चों का आत्म मूल्यांकन है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी CCE के अंतर्गत आती हैं, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आती हैं। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और यहाँ पर आपका 4.5 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.1 और 4.2 जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।